गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने परमाणु संरचना में बोर परमाणु प्रतिरूप के अभिक्रित पढ़े थे। 4 अभिक्रित अपने पढ़े थे। पहला, एक सेकंड, एक नंबर पे पढ़ा था अपने, पहला प्रतिरूप पढ़ा था एम वी बराबर Z² अपॉन R। ये पहला बिंदु था बोर प्रतिरूप का। दूसरा आपने पढ़ा था MVR बराबर NH अपॉन 2π। तीसरा था डेल्टा E बराबर उच्च कोश की ऊर्जा माइनस निम्न कोश की ऊर्जा बराबर H न्यू बराबर HC अपॉन लेमडा। ये समीकरण नंबर 1 दिया था आपने, इसको समीकरण नंबर 2 दिया था, इसको समीकरण नंबर 3 दिया था। चौथा अभिक्रित बताया था कि कोश को क्रम से K, L, M, N, O, P, Q आदि से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी, जहां n कोश की संख्या है। n क्या है? कोश या कक्ष की संख्या। अब बोर प्रतिरूप में आगे समझना, बोर कक्ष या कोश एक की बात है। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कैसे करें? अगर आपने बोर प्रतिरूप के अभिक्रित पढ़ रखे तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ध्यान से समझना, ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 है, ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 है। मुझे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है। मैं सीधा ये दोनों समीकरण एज इट इज वहां पे लिख देता हूं, समझना। प्रथम समीकरण है, थोड़ा इधर लेता हूं। प्रथम समीकरण था mv² बराबर ZE² अपॉन R, समीकरण नंबर 1। दूसरा अपने कह रहे हैं MVR बराबर NH अपॉन में 2π, समीकरण नंबर 2। अब मुझे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग v की गणना करनी है। तो मैं क्या करूं? अगर ऐसा करूं, समझना, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा? समझना, v से v कैंसल, v से v कैंसल, सॉरी m से m कैंसल, एक v से v कैंसल। ये देखिए, इस साइड में बट्टा में r आएगा और इधर बट्टा में पहले से r है, तो r से r कैंसल। इस साइड में केवल क्या बचा? v। इस साइड में केवल क्या बचा? v। इधर बचा मेरे पास ZE², बट्टा में क्या है? r, उसके बट्टा में क्या? NH अपॉन 2π, तो बट्टा में लिख देता हूं NH और यहां गुणा में आ जाएगा 2π, समीकरण नंबर 3। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ज्ञात किया। चेक कर लो सही है या गलत है, वो आप आराम से इसमें देख लेना, ठीक है। अब इसमें ऐसे समझो, इसमें कौन सी वैल्यू परिवर्तनशील है? तो ध्यान से समझना, Z परमाणु क्रमांक, जब तक ये पता नहीं हो कि तत्व कौन सा लिए तब तक अपने नहीं बता सकते। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होगा, हीलियम की बात करें 2 होगा, लिथियम के लिए 3 होगा। n कोषों की संख्या,
पहले कोस की बात कर रहा है या दूसरे कोस की बात कर रहा है या पांचवें कोस की बात कर रहा है, तो ये भी कोस की संख्या परिवर्तनशील वैल्यू है। कोस की संख्या ये मेरे पास परिवर्तनशील वैल्यू, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। बोर परिकल्पना समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ये आ जाएगा। ये वेग का व्यंजक आ गया, व्यंजक पूछे तो यही लिख के आना है। अब मैं वैल्यू ज्ञात करूं तब समझना, जेड और एन तो एज इट इज रहेंगे, v बराबर जेड बट्टा एन गुणा, अब बाकी जो बच गए उन सब की वैल्यू रख के हल कर लो। तो बाकी कौन कौन बच्चे देखना, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU में होता है 4.8 गुणा 10 की पावर -10, ये CGS पद्धति में पहले भी आपको करवाया है, का स्क्वायर, E का स्क्वायर इंटू 2 गुणा 3.14 बट्टा H का मान CGS में लेना है 6.62 गुणा 10 की पावर -27। केवल मैंने इनकी वैल्यू ली है, ई स्क्वायर 2 पाई और H की, Z और N क्या थे, परिवर्तनशील। इसको मैं हल करूं, ध्यान से समझना, ये पावर हो गई -20, तो ये पावर -20 27 से कैंसिल होगी तो बच जाएगी 10 की पावर -7, ऊपर आएगा तो 10 की पावर +7, 10 की पावर +7। अब आप इस पूरे बचे हुए को हल करोगे, कितना कितना है समझना, 4.8 गुणा 4.8 स्क्वायर था पूरे का, गुणा 2 गुणा 3.14 बट्टा 6.62। इसको आप हल करके देख लेना, ये आएगा 21.8। तो यहां मैं 21.8 लिख दूं या इसको मैं ऐसे लिख दूं 2.18 गुणा 10 की पावर 8। ये हल केवल इसका आया है, इतने पार्ट का, इस पार्ट का, बाकी Z/N एज इट इज है। तो ये वैल्यू यहां मैं डायरेक्ट पुटअप कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2.18 गुणा 10 की पावर 8। वेग होता है दूरी बट्टा समय, और CGS पद्धति में ले रहे तो दूरी बट्टा समय क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास समीकरण नंबर आ गया 4। दोबारा समझना, अगर ये व्युत्पन्न करना हो समीकरण नंबर 3 तो कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। दोबारा भाग दे के दिखा देता हूं एक बार आपको, mv² बट्टा में है mvr, दूसरी साइड में ZE² बट्टा r, इसमें भाग देना इसका, तो भाग वाले को गुणा में लिखे तो उल्टा करके लिख दो 2 पाई/NH। सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया है। तो अब इसमें देखना, m से m कैंसिल, एक v से v कैंसिल, इस r से r कैंसिल, इधर बचा v, किसके बराबर है, ZD² इंटू 2 पाई बट्टा NH। अब इसमें अगर मैं निर्भरता की बात करूं, स्टार डाल के समझना, वेग की निर्भरता, कि वेग किस पे निर्भर कर रहा है, वेग की निर्भरता, वेग किस पे निर्भर करेगा, Z और N पर। ये तो फिक्स संख्या है, फिक्स संख्या पे कभी कोई चीज निर्भर नहीं करती। तो ये v एक तो Z पे निर्भर कर रहा है, एक N पे, इसका मतलब v समानुपाती होगा Z के, v समानुपाती Z। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वेग का मान बढ़ेगा, v व्युत्क्रमानुपाती होगा, v व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके लिए, किसके, n के। इसका मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो n घटेगा, Z बढ़ेगा v बढ़ेगा, n बढ़ेगा v घटेगा। अब आपको ये पूछे, समझना ध्यान से, अधिकतम वेग किसके लिए होगा, अधिकतम वेग कब होगा, तो अधिकतम वेग कब होगा, जब Z अधिकतम हो और n न्यूनतम हो।
जेड अधिकतम, एन न्यूनतम। एन न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम से न्यूनतम एन कितना हो सकता है? 1। इसका मतलब प्रथम कोष हो और जेड अधिकतम हो तब वेग अधिकतम होगा। अब जेड की वैल्यू 118 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, चाहे जितने ले, बट अगर इसी क्वेश्चन को और चेंज कर दूं ऐसे, न्यूनतम वेग, न्यूनतम वेग, न्यूनतम वेग, न्यूनतम वेग, जब n स्थिर हो, n स्थिर हो, न्यूनतम वेग किसके लिए आएगा? जब n का मान समान रहे, तो n का मान समान रहे तो किसके लिए आएगा? h के लिए। भाई n तो कांस्टेंट कर दिए, n कांस्टेंट है, अब केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? z पे। तो न्यूनतम वेग का मान किसके लिए आएगा? हाइड्रोजन के लिए। अगर ये पूछे न्यूनतम वेग, न्यूनतम वेग सभी तत्वों के लिए, सभी तत्वों के लिए कितना होगा? कितना होगा? बोलो, न्यूनतम वेग कितना होगा? सभी तत्वों पे अप्लाई करना है। तो इसका मतलब तत्व चेंज करूंगा तो जेड का मान चेंज होगा। अब मैं इन दोनों को मिलाकर लेना चाह रहा हूं कि v का मान न्यूनतम आए। तो v न्यूनतम कब आएगा? जब z मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, n मिनिमम हो, सॉरी n भी, सॉरी वो ऊपर वाला मिनिमम, ये अधिकतम हो। न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम के लिए ये वाला न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम, मिनिमम। z क्या होना चाहिए? मिनिमम। और n क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। n मैक्सिमम कितना होता है समझना, n बराबर 1, 2, 3, लास्ट होता है इनफाइनाइट। अगर मैं n की वैल्यू यहां इनफाइनाइट लेता हूं, n की वैल्यू इनफाइनाइट ली, कितनी वैल्यू आएगी? 0। इनफाइनाइट का भाग किसी में दे दो, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब न्यूनतम वेग कितना होगा? 0। किसके लिए? सबके लिए। इनफाइनाइट दूरी का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन का लिंक ही खत्म हो गया। जब नाभिक का कोई आकर्षण ही नहीं है तो वो अपने सभी में समान वेग से चलेगा। अब चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम का इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो। इसका मतलब एक तो ये याद रखना है, पहला न्यूनतम वेग जब n स्थिर हो तो हाइड्रोजन के लिए होगा, न्यूनतम वेग सभी तत्वों के लिए कितना होगा? तो 0। और वो कब? जब n का मान इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आपसे तुलना पूछी जाए कि वेग की तुलना कीजिए, 11th में तो आपके सिंपल यहां तक करके छोड़ा है, वेग की तुलना करना हो तो तुलना के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तुलना का एक ही तरीका है, यहां से समझना, v समानुपाती है, v समानुपाती है z के। इसका मतलब v1 बट्टा v2 बराबर होगा z1 बट्टा z2 के। v1 बट्टा v2 बराबर z1 बट्टा z2। इससे लेता हूं v1 बट्टा v2 बराबर होगा n2 बट्टा n1। इन दोनों को मिक्स करता हूं तो सीधा एक साथ ही लिख दूं। यहां v समानुपाती है z, तो v1 बट्टा v2 z1 बट्टा z2। n के व्युत्क्रमानुपाती है n2 बट्टा n1। ये किसके लिए ले रहे हैं सूत्र? वेग की तुलना के लिए, वेग की तुलना के लिए इससे ज्यादा कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, कुछ नहीं आएगा। या तो वेग का व्यंजक पूछेंगे, समीकरण नंबर 3 वाला लिखना है, या न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये वाला सूत्र याद रखना है। अब इसमें हो सकता है एग्जाम में
क्वेश्चन घुमाकर किलोमीटर पर सेकंड में पूछ ले, मीटर पर सेकंड, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब किस यूनिट में पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। या वेग की निर्भरता पूछ सकता है, जेड बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो वी घटेगा। या दो अलग अलग तत्व देकर उनके वेग की तुलना पूछ सकते हैं। ये तीन ही काम के, एक दो ही काम के में, तो ये निर्भरता तो यहां दिखाई दे रही है, वो इस पे था। अब मैं इन तीनों चीजों को, इन चारों चीजों को क्लियर करूंगा, एक साथ समझना। एक मिनट, बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करके पर्सन को समझना, क्वेश्चन समझना। हाइड्रोजन के प्रथम कोमा द्वितीय तथा तृतीय कोश में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। बात ध्यान से समझना, आपको हाइड्रोजन तत्व दिया है, जेड बराबर है 1, कोश की संख्या अलग की है, जेड अलग नहीं किया, तो जेड तो समान रहेगा सबके लिए। एन की वैल्यू यहां एन बराबर दिया है 1, ये एन बराबर 2, ये एन बराबर 3। पहले कोश में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा और तीसरे में कितना आएगा। तो पहले मैं ये इसके लिए लूं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 1, जेड बराबर 1। एन की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, एन की वैल्यू चेंज है। एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3। वेग का सूत्र ये पड़ा आपके, जेड बट्टा एन इंटू 2.18 गुणा 10 की पावर 8, ये वाला सूत्र लगाना है न्यूमेरिकल। इस सूत्र से आंसर जो आएगा वो समझना, v बराबर जेड बट्टा एन गुणा 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये सब में अप्लाई करना है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सबके लिए। तो v बराबर अपने पास आएगा, जेड का मान यहां से ले लो 1, एन का मान ये पड़ा 1 गुणा 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना आ गया, 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये पहले कोश का वेग है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए पहले कोश का वेग है। अब दूसरा समझना, सूत्र तो ये वाला सेम लगाना है, v बराबर जेड का मान तो सबके लिए एक ही रहेगा, एन का मान एक की जगह 2 करना है, 2 गुणा 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 से डिवाइड किया तो v बराबर कितना आ गया, 1.09 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तीसरे में n की वैल्यू 3, जेड तो सब में 1 रहेगा, क्या आएगा, v बराबर 1/3 गुणा 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। 7 या 21 बच गया 8, 3 दूनी 6, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 7.2, आगे 2 में 0 लगाएंगे, 6, 7 के आसपास आ जाएगा, 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये तो तीनों वेग आए।
हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग आया है। पॉज करके आराम से इसको एक बार देख। अब मैं बात करूं इस सूत्र से, मैंने क्या चेंज किया था? n, z को चेंज नहीं किया था, z कांस्टेंट था। इसका मतलब वेग की जो निर्भरता थी, वेग की निर्भरता वो केवल n पे दिखा रहा था। n बढ़ेगा तो v घटेगा। इसका मतलब जिसके लिए n कम से कम था उसका वेग अधिकतम होगा, जिसके लिए n अधिकतम था उसका वेग न्यूनतम होगा। चेक करो, तीसरे कोष का वेग न्यूनतम आया है और पहले कोष का वेग अधिकतम आया है। जैसे जैसे n का मान बढ़ा वैसे वैसे v का मान घटा। क्यों? क्योंकि v व्युत्क्रमानुपाती है n के। ये तो मैंने इस पे निर्भरता वाला लिया है n पर। अब मैं z पर निर्भरता का ले रहा हूं, देखना। H, HE प्लस तथा Li+2 के प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। वेग की गणना कीजिए। इस बार z का मान चेंज किया है, n सब के लिए सेम रखा है, n बराबर 1। पहले वाले क्वेश्चन में z समान था, n चेंज था। अब n समान है, z का मान चेंज है। z का मान कितना कितना समझना। इसके लिए z का मान, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, z का मान कितना होगा? 1। इसके लिए z का मान, फिर इसके लिए z का मान। सोच के बताना, क्या मैं ऐसे लिख दूं 2 और 3? क्या H के लिए Z1 लिख दूं, He प्लस के लिए 2 लिख दूं, Li+2 के लिए 3 लिख दूं? सही है क्या ये? नहीं, आपके हिसाब से सही नहीं। आपके हिसाब से सबके लिए 1 आएगा और मेरे हिसाब से तो जो लिखा है वही आएगा। Z का मतलब प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु क्रमांक। ये जो इन पर आवेश आया है ये इलेक्ट्रॉन के निकलने से आया है और Z का इलेक्ट्रॉन की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो Z तो इतना ही आएगा, Z1, Z2, Z3। अब इसका आंसर समझना। इस बार n का मान समान दिया 1, n बराबर 1। चेंज किसका मान किया? Z का। सभी में प्रथम कोष की बात कर रहा हूं, पहले कोष की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर आएगा 1, He प्लस के लिए Z बराबर आएगा 2, Li+2 के लिए Z बराबर आएगा 3। पहले वाले में n चेंज था, Z सेम था। अब वाले क्वेश्चन में n सेम है, Z का मान चेंज है। तो पहले वाले का आंसर समझना। V बराबर, पहले सूत्र लिखता हूं, Z बट्टा n गुणा 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। Z का मान है 1, n का मान 1 दे रखा है सभी के लिए। 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड कितना आ गया? 2.18 गुणा 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हाइड्रोजन के प्रथम कोष में आया है। अब दूसरा समझना, हीलियम के लिए। V बराबर, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, Z का मान हीलियम के लिए 2, n का मान सबके लिए सेम है 1 गुणा 2.18
गुना 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 4.36 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तीसरा v बराबर z का मान 3 n का मान 1 2.18 गुना 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। v बराबर 3 तिया 6 54 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बार ध्यान से समझना, n सेम था तो v z पे निर्भर कर रहा था। v किस पे निर्भर कर रहा था इस बार? z पे। n का मान समान था। जैसे जैसे z का मान बढ़ेगा वैसे वैसे v का मान बढ़ेगा। तो चेक करो, z का मान 1 था तो 2.18 गुना में ये आया। z को डबल किया v डबल हो गया। z को 3 गुना किया v 3 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सूत्र से ही पता चल रहा है अपने को कि z बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो v घटेगा। ये तो सीधा साधा ही था। इसका मतलब यहां तक तो आपके मेन काम का है सूत्र, समीकरण नंबर 4 तक। बाकी तो आप अपने आप कर सकते हो कि किस पे निर्भर कर रहा है, ये सूत्र अपने आप पता है। वेग की तुलना इससे कर सकते हैं। इससे बाहर कितना ही बड़ा कंपटीशन हो, कुछ नहीं आता, इसी में से आता है घुमा फिरा के। अब प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कैसे करते हो। अब वो रटवा देते हैं कि हाइड्रोजन के लिए दे दिया कि हाइड्रोजन के पहले और दूसरे कोष के वेग का अनुपात इतना होगा, पहले और चौथे के वेग का अनुपात इतना होगा, सातवें नवे का इतना होगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र पड़ा। पहले और सातवें का पूछ रहा है या किसका पूछ रहा है, सबके लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझना, मान लो आपको ये कहा, क्वेश्चन समझना, यदि हाइड्रोजन के चतुर्थ कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग v है तो He+2 के द्वितीय कोष में वेग कितना होगा? ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या था? तुलना करने का। ये कह रहा है एक का वेग दिया है, दूसरे का पूछा है, तो तुलना के लिए आपके पास सूत्र क्या है? दोबारा बना देते हो सूत्र। v1 बट्टा v2 समानुपाती था z1 बट्टा z2 के, व्युत्क्रमानुपाती था n2 बट्टा n1 के। अब मैं यहां 1 2 नाम देता हूं, तब तो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए। मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं, ये हाइड्रोजन हीलियम का ज्ञात करना है, ये He+2 के लिए और ये H के लिए, ये मेरे पास He+2 के लिए, ये H के लिए, व्युत्क्रमानुपाती ये H के लिए, ये He+2 के लिए। अब समझना, आपने को पूछा है VH+2, ये अपने को दे रखा VH, कितना दिया है? V, तो ये मैंने लिख दिया V बराबर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसके कोष की संख्या हाइड्रोजन के 4, इसकी कोष की संख्या दी है 2, 2 से 2 कैंसल, क्या आया? VHE+2 बराबर 4 गुना V या 4V, मतलब जो हाइड्रोजन का वेग था उससे 4 गुना ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन का वेग मान लो यहां पे 10 था तो ये 40 आएगा, अगर वो 50 था तो ये 200 आएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट करना चाहता, तब समझना डायरेक्ट कैसे करना। V समानुपाती Z, V व्युत्क्रमानुपाती N,
डायरेक्ट कर रहा हूं। हाइड्रोजन का दिया है, हीलियम का पूछा है। हाइड्रोजन के कंपेयर में हीलियम का परमाणु क्रमांक डबल होता है, तो Z डबल हुआ तो वेग भी डबल होगा, तो V के आधार पे डबल हो जाएगा 2V। हाइड्रोजन का V था तो हीलियम का डबल आएगा 2V। अब कोष की संख्या देखना, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जो वेग था वो चौथे कोष का था, और हीलियम के लिए द्वितीय कोष का पूछा है, कोष की संख्या आधी कर दी, ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसको आधा करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा, तो इसका दुगना कर दो 4V। बिना कोई सूत्र के आ जाएगा कि Z जितने गुना बढ़ा है उतने गुना बढ़ा दो, और N जितने गुना बढ़ा है उतने गुना घटा दो, या N घटा है तो उतने गुना बढ़ा दो, सीधा आंसर आ गया 4V। या मान लो हाइड्रोजन के लिए पूछ लेता है, ऐसे समझो, ऐसे क्वेश्चन आ जाता, हाइड्रोजन के 5वें व 7वें कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात क्या होगा? अनुपात, हाइड्रोजन के 5वें व 7वें कोष में इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात क्या होगा? तुलना वाला सूत्र लगा रहा हूं, समझना। V1/V2 बराबर Z1/Z2 N2/N1, N2/N1। अब ये समझो हाइड्रोजन दिया दोनों जगह, तो Z तो दोनों ही सेम रह गए। इसका मतलब जब तत्व एक ही है तो Z पे तो निर्भर ही नहीं करेगा, तो Z वाले को मैंने हटा दिया, केवल ये आया V1/V2 बराबर N2/N1। अब कौन कौन से कोष है? 5वां और 7वां। इसका मतलब अनुपात किसका पूछा है? 5वें व 7वें का। तो कम वाले को तो मैंने मान लिया 5वां कोष, कम वाले को कौन सा माना? 5वां कोष। इसको मैंने माना 5वां कोष, इसको माना 7वां कोष, ये 7वां और ये 5वां, इनका अनुपात चाहिए अपने को। तो क्या आ जाएगा? 7/7 ही था ना, 7/5, ये अनुपात आ गया। मतलब जिन कोष का पूछा है ना उन्हीं कोष का उल्टा कर दो। 5वें और 7वें के वेग का अनुपात पूछा है 7/5, कितना आ जाएगा? 7/5। जिसकी कोष की संख्या कम है उसका ज्यादा आएगा वेग, ज्यादा वाले का कम आएगा। अब 7 में जो संख्या थी उनका कोई मतलब नहीं है, वो कट हो गया। जैसे मान लो आपको 5वें कोष का पूछे तो आप ऐसे लिखते V5 बराबर Z का मान 1, N का मान 5 इंटू 2.18 गुना 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। 7वें का पूछे तो आप ऐसे लिखते V7 बराबर 1/7 2.18 गुना 10⁸, ये आपस में कैंसिल, क्या आया? V5/V7 बराबर, ये ऊपर चला गया 7/5। सीधा सूत्र से याद आता, तो ऐसे कर लो, बात एक ही है। तो यहां तक कल आपको तैयार करके लाना है, फिर कल आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे त्रिज्या का। आज जो पढ़ा है वेग का वो सबको अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। यहां तक तो अपने कल पढ़ा हुआ था, ये वाला मैंने कुछ नहीं किया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया, भाग देती मेरे पास वेग का सूत्र आ गया, ये वाला। इस सूत्र में मैंने 2 पाई और h प्लांक नियतांक का मान लिख करके हल कर लिया। तो इसका जो हल आया है केवल इस ब्लैक के घेरे के अंदर लिया है, ये हल मेरे पास ये आया था सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाकी वैल्यू Z/N एज इट इज। वेग की निर्भरता Z के समानुपाती, N के व्युत्क्रमानुपाती। तुलना करना हो एक सूत्र में दूसरे का भाग दे दो, तुलना आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।